हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन जो कि बिलोंग करता है लेसन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। ठीक है, तो अब वैसे भी अब आगे नोटिस करिएगा जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन आएगा या उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये सब टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप लोगों ने स्पेशल अटेंशन देनी है इन टॉपिक्स पर। पहले डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए मॉलिक्यूल हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डुप्लीकेटिंग देमसेल्फ। डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, यानी कि अपना जैसा एक और बना लेता है। डीएनए कैन सिंथेसाइज अदर डीएनए मॉलिक्यूल आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल। डीएनए ठीक सिंथेसाइज करता है, बना लेता है क्या, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल जो कि आइडेंटिकल होता है पहले वाले का, ओरिजिनल वाले का। तो वही ऊपर वाली लाइन का ही ऑलमोस्ट सेम लाइन है। तो यानी कि जो ओरिजिनल है, सपोज कर लीजिए, तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा एज इट इज। तो ये जो एबिलिटी है ओरिजिनल वन से डुप्लीकेट बनाना, आइडेंटिकल बनाना, ठीक है, इस एबिलिटी को ही या इस प्रोसेस को ही, ठीक है, बोलता है कि दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेप्लिकेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एन एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस है। एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम से जब ये जो प्रोसेस होने वाला है इसके अंदर एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और एंजाइम्स जो है इस रिएक्शन को करवाने में, प्रोसेस को करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ लाइफ साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब लाइफ साइकिल का एस फेज आता है। जब आपने सेल डिवीजन का पोर्शन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसके अंदर एक एस फेज आता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल प्रोसेस के अंदर आता है। जब लाइफ साइकिल को हम पढ़ रहे होते हैं सेल की, तो उसके अंदर एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बात एनिमल सेल्स की है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन मेथड्स की। तो डीएनए रेप्लिकेशन के कितने मेथड्स होते हैं। क्रिक प्रपोज्ड 3 मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड क्रिक, आपने पहले भी पढ़ा। तो उन्होंने डीएनए का जो करंट मॉडल है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने ही क्रिक ने प्रपोज किए 3 मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उन्होंने 3 प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन मेथड्स के बारे में बताया। कौन कौन से मेथड से, देखिए, नंबर 1 कंजर्वेशन मेथड, नंबर 2 डिस्पर्सिव मेथड, नंबर 3 सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो 3 मेथड से। अब कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है, देखिए, आप देख रहे हैं ये डीएनए है, ठीक है, ये पेरेंट डीएनए है, उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ठीक है, नई चेन बननी स्टार्ट होती है। जो नई चेन बन रही है उसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद इस टाइप के मेथड में 2 डिफरेंट डीएनए बन जाते हैं। पेरेंटल डीएनए अलग, जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है, और जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो अलग, ये न्यू डीएनए है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेथड डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में आप पेरेंटल डीएनए देख रहे हैं ब्लू कलर में, उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो रेड कलर से नई स्ट्रैंड बननी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, कुछ इस तरीके से। और फिर होता यह है कि जो पेरेंट डीएनए है और जो न्यू डीएनए है आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए, पेरेंट रेड न्यू डीएनए, फिर ब्लू पेरेंट डीएनए, फिर रेड डीएनए, फिर ब्लू डीएनए, इसके अंदर मिक्स हो गए। तो देखिए, पेरेंट डीएनए एंड न्यू डीएनए आर मिक्स्ड। इस तरीके के मेथड को बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए, पेरेंट डीएनए से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने पर देखिए, रेड कलर से मैंने अलग से दिखाई हुई चेन्स,
तो नया डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता यह है कि एक स्ट्रैंड तो डीएनए में रहेगी पेरेंट की, और जो न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो अलग से, ठीक है। एक पेरेंट और रेड वाली स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, तो इसको बोलते हैं 50% पेरेंट डीएनए एंड 50% न्यू डीएनए। ये वाला मेथड सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। और आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। ये जो दोनों मॉडल्स थे, ये जो दोनों थ्योरीज थी मॉडल्स की, ये रॉन्ग थी, ठीक है। और साइंटिस्ट ने प्रूव करके बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही डीएनए रेप्लिकेशन का असली मेथड होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। हालांकि इस मेथड, ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड की एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। कितने टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के आधार पर, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको पता है सेल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो मोनेरा किंगडम में होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो अदर देन मोनेरा किंगडम, 5 किंगडम में, यानी कि रिमेनिंग 4 किंगडम्स में जो सेल्स मिलते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है, इसमें जो रेप्लिकेशन होती है वो थीटा मॉडल से होती है, यानी कि जो रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो थीटा मॉडल है, जबकि इसमें जो रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन अकर्स बाय वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क मॉडल, ठीक है। देखिए कैसे, जो ये है इसका डीएनए, वो सर्कुलर डीएनए है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके की शेप बनाएगा, ठीक है। ऐसे रेप्लिकेशन होगी, ये थीटा शेप बन गई। थीटा होता है ना वो, आप ये थीटा शेप, तो थीटा शेप होगी। जबकि इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये डीएनए है, और जब ये रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा तो ये इस तरीके से वाई शेप बनाता है, ठीक है। तो ये जो वाई शेप मॉडल है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि रेप्लिकेशन वाई शेप मॉडल के तरह से होगी, और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में थीटा मॉडल के शेप में होने वाली है, थीटा मॉडल की तरह होने वाली है। तो ये था टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। मतलब कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होने वाला है, उसके अंदर कौन से स्टेप्स होंगे, क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैंने इसको इजी बना करके थोड़ा स्टेप वाइज लिख दिया है, ठीक है, बात को, और स्टेप बाय हम समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1, all inactivated nucleotides are activated by ATP and phosphorylase। यानी कि phosphorylase is enzyme name, ठीक। तो क्या होगा कि जितने भी इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं उनको एटीपी एनर्जी करेंसी और फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट कर देगा। देखिए जैसे कि डिऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन, सॉरी, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट। अब ये सब मोनोफॉस्फेट है, एटीपी और फॉस्फोराइलेज इनको एक्टिवेट कर देगा। देखिए इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं और कन्वर्ट हो जाएंगे डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सिन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने टी करना था तो यहाँ टी लिख देते हैं, डिऑक्सी थायमिन और टीटीपी आएगा,
ठीक है, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अच्छा, और क्या बन जाएगा, एक्टिव न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में इनएक्टिव, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्टिव न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप, there are so many origin of replication in eukaryotic cell while only one in prokaryotic cell। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये छोटे होते हैं साइज में और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, वो एक ही होगा, मगर जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगी वो कई जगह से होंगी, यानी कि उसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इट मींस रेप्लिकेशन सिर्फ एक पॉइंट से नहीं चलने वाली, रेप्लिकेशन अलग 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 अलग, ठीक है, पॉइंट से चलने वाली है, ठीक है। हम यहां पर डिस्कशन किसी एक ही पॉइंट का कर पाएंगे, तो यहां पे जो डायग्राम वगैरह भी हम बनाने वाले हैं वो किसी एक पॉइंट को लेकर के है, बट यह हमें समझना है कि रेप्लिकेशन के जो पॉइंट्स रहेंगे वो कई सारे रहेंगे। उसके बाद थर्ड, DNA is nick on site of origin of replication by endonuclease। अब endonuclease नाम के एंजाइम ने सबसे पहले जो DNA है, ठीक है, सपोज कीजिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है। अच्छा, वैसे साइट्स बहुत सारी हैं, बट सपोज कीजिए इस ये वाली साइट से काम चल रहा है, सपोज कीजिए ये वाली साइट पे हम बात कर रहे हैं, ये साइट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट, तो इस पॉइंट पर एंडोन्यूक्लियस अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, निक कर देगा, यानी कि इसको यहां से कट कर देगा, कहने का मतलब यहां से खोल देगा, थोड़ा ये स्ट्रैंड को हल्का काट देगा, ठीक है। तो ये एंडोन्यूक्लियस ने पहला काम कर दिया कि इसको निक कर दिया, यानी कि इसको यहां से कट लगा दिया एक, ठीक है। तो डीएनए इज निक ऑन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बाय एंडोन्यूक्लियस। दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, अनजिपिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय डीएनए हेलिकेज। अब जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ये जो हमारे यहां पर बेस पेयर्स हैं इन पे कट लगाएगा। सपोज कीजिए यहां पर मान लीजिए अब यहां पे हमारा हेलिकेज एंटर कर गया, तो यहां से उसने कट लगाना शुरू कर दिया, तो वो इसको कट लगाएगा, यहां से कट लगाता चल जाएगा, ये काट रहा है, ये देखिए इस तरीके से काटता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा डीएनए हेलिकेज और वो कट लगा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनजिपिंग करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये देखिए कट लग गया, कट लगने के बाद ये इस तरीके के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे डीएनए हेलिकेज कट लगाता जा रहा है, तो डीएनए हेलिकेज ने कट लगा के इसको अनजिपिंग कर दिया, इसको खोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या बोलता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी प्रिवेंट इंटरकॉइलिंग ऑफ डीएनए, इट हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। इट मींस जो हमारा डीएनए अब ये खोलता जा रहा है, अनजिपिंग होता जा रहा है, ये फिर कोशिश करेगा आपस में क्लोज आने के लिए। तो अब यहां पे एसएसबीपी का रोल क्या है कि वो इन जगहों पर बाइंड हो जाएगा, इन पॉइंट्स पर बाइंड हो जाएगा, ऐसे यहां पे बाइंड होता चला जाएगा और इनको दोबारा क्लोज आने से रोक देगा, ठीक है। तो ये दोबारा से क्लोज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर दोबारा बॉन्ड बना लेंगे, केमिकल मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, बॉन्ड दोबारा बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बन जाएगा। तो यहां पर ये जो है आपका एसएसबीपी इनको बाइंड करने से, यानी कि इनको दोबारा से ज्वाइन करने से रोक देगा, ठीक है। तो ये भी 5 स्टेप्स है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले स्टेप्स पे चलते हैं। देखिए आगे ना, अब अगले स्टेप्स की तरफ देखते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप, 6th स्टेप, रिलीज ऑफ टेंशन कॉज्ड ड्यू टू अनजिपिंग ऑफ डीएनए बाय टोपोआइसोमरेज और डीएनए लाइगेज, ठीक। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डीएनए के अपर पार्ट में जो टेंशन आ गई है, उस टेंशन को कौन रिलीज करेगा, उसको टोपोआइसोमरेज रिलीज करेगा, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है डीएनए गायरेज,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 7th देखिए, द एडिशन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस of ATP. The enzyme synthesizes a new strand in a continuous piece in 5-3 direction and is called leading or continuous strand. देखिए अब दो अलग अलग चेन हो रखी है, ठीक है। तो उसमें जो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ को जाने वाली है, ठीक है, वहां पर होगा क्या कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को कलेक्ट करके एक लंबी चेन बनानी शुरू कर देगा, एक कॉन्टिन्यूअस पीस बनाना शुरू कर देगा, उसको लीडिंग या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो अलग अलग चेन है उसमें 5 से 3 की तरफ तो काम स्टार्ट हो गया। हालांकि इस काम को भी स्टार्ट करवा रहा है आरएनए प्राइमर, ठीक है। पहले आरएनए प्राइमर ज्वाइन होता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ज्वाइनिंग तो कर देगा, मतलब बना तो देगा, मगर स्टार्टिंग करवाने वाली उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो स्टार्टिंग करने के लिए आरएनए प्राइमर अपना काम करता है। आरएनए प्राइमर हमेशा स्टार्टिंग करवाएगा और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एकदम से चेन बना देगा, मगर ये दोनों ही 5-3 डायरेक्शन की तरफ काम करते हैं, ठीक है। तो ये 5-3 डायरेक्शन में काम करते हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, मतलब ये चेन है तो यहां से ऐसे चढ़ गए आराम से 5-3 डायरेक्शन में। अब इधर की तरफ जो है, अब इधर से अगर ऐसे चलाए तो ये तो 5-3 डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो जाएगी बात, इधर वाली चेन। तो इधर क्या करते हैं कि यहां से काम करने के बाद इनको जाना पड़ता है इस तरफ, इधर जाना पड़ेगा और फिर इधर से उल्टे डायरेक्शन में चेन को बनाते हुए लाना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि ये जो चेन बनती है वो टुकड़ों में बनती है। देखिए आगे समझते हैं क्या है। On the other hand, enzyme forms DNA fragments in small pieces. जबकि दूसरी तरफ की जो चेन है वहां पे डीएनए जो बनाएगा वो स्मॉल पीसेस बनाएगा, ठीक है, इन 5-3 डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि 5-3 डायरेक्शन में ही बनाता है। अब उधर भी 5-3 डायरेक्शन में बनाना है, मगर उसके लिए 5-3 डायरेक्शन तो जैसे अगर यहां से शुरू हो रही है तो ऐसे चला, अब उधर की जो 5-3 होगी वो उधर अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल उल्टा जाना पड़ेगा और फिर 5 से 3 की तरफ आना पड़ेगा, तो अपोजिट जाना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो वहां पर अच्छा एक बात और बोल रहे हैं कि इनिशिएशन कौन करवाता है, आरएनए प्राइमर कराता है। वो मैं आपको बता चुका हूं, दोनों तरफ ही, इधर की तरफ भी और उस तरफ की चेन में भी आरएनए प्राइमर ही इनिशिएशन का काम करता है। होगा क्या कि अच्छा एक बात और बोल रहे हैं कि जो 9th पॉइंट के अंदर आरएनए प्राइमर कैसे बनता है, आरएनए प्राइमर बनता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम, यानी कि प्राइमेज नाम का एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, आरएनए का ही एक टुकड़ा है, ठीक है। अच्छा तो हाँ, बस सिर्फ फर्क क्या है कि इस दूसरी तरफ जो टुकड़ों में क्यों बन रहा है, टुकड़ों में क्यों बन रहा है, क्योंकि 5-3 डायरेक्शन में काम करता है और दूसरी तरफ जो 5-3 डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको यहां से उधर उठ के जाना पड़ेगा, दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके लिए वहां पर वो टुकड़ों टुकड़ों में चेन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए द स्मॉल सेगमेंट्स आर कॉल्ड, वो जो टुकड़े बनते हैं उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं दीज आर जॉइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए कॉन्टिन्यूअस डॉटर स्ट्रैंड, और फिर ये जो फ्रेगमेंट हैं ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो ज्वाइन कराने का काम करता है। तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग और डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, और फिर फाइनली जो स्ट्रैंड बन जाएगी, एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, हालांकि इसका नाम होता है डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से जब ज्वाइन हो जाएंगे सारे तो एक दोनों तरफ नई स्ट्रैंड यानी कि दोनों नए डॉटर डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए अब ना डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा पूरा ओवरऑल स्टोरी रेप्लिकेशन की, ठीक है। देखिए पहले ये एक डीएनए है, ठीक है। अच्छा, डीएनए हेलिकल शेप में बना हुआ डीएनए है, ठीक है। ये इसकी 5' एंड आ रहा है चला हुआ, इधर से 3' आ रहा है, एक तरफ 5 होता है तो दूसरी तरफ 3 होता है, आपको पता ही। सबसे पहले अब क्या हुआ कि नंबर 1 सबसे पहले तो क्या था वो मैं यहां पे शो तो नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए एक एक्स्ट्रा पिक्चर बनानी पड़ती। तो उसमें क्या था कि
एंडोन्यूक्लियस ने पहले यहां पर कहीं पूरा, जब ये रहा होगा डीएनए पूरा, तो यहां पर कहीं कट लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहां से ओपन हो गया। एंडोन्यूक्लियस जो सबसे पहला स्टेप हुआ था, एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया था। उसके बाद फिर काम शुरू कर दिया डीएनए हेलिकेज ने। वो वाली पिक्चर मैं आपको बता रहा हूं कि जो एंडोन्यूक्लियस वाली पिक्चर है वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, यहां पर कट लगाना था, एक पिक्चर और बनने है, समझ लो। तो फिर जो हुआ ओवरऑल, फिर डीएनए हेलिकेज ने वहां से एंटर करके जहां पहला कट लगा था, जहां एंडोन्यूक्लियस ने पहला कट लगाया, उसके बाद डीएनए हेलिकेज ने जो डीएनए के, ये जो डीएनए है ऐसे इधर बीच में समझ लो कि जस्ट लाइक अ सीढ़ी की तरह, ठीक है, तो इधर एक स्ट्रैंड है, इधर एक स्ट्रैंड है, और बीच में सीडी के जो बेसिस होते हैं वो है, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस है। तो अब डीएनए हेलिकेज ने क्या करा, नाइट्रोजन बेसिस को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होने लगा, अनजिप होने लगा, अनजिप, ठीक है, यानी कि डीएनए इस तरीके से खुलने लगा, जैसे चैन जिप खुलती है उस तरीके जिप की तरह खुलने लगा, ठीक है। ये देखिए खुलता हुआ, ये आप देख भी रहे हो कि खुल रहा है। ये डीएनए हेलिकेज ने काम शुरू कर दिया। जब डीएनए हेलिकेज ने इसको खोलना शुरू करा, तो जो अपर पोर्शन था, क्योंकि वो राउंड, वो ट्विस्टेड फॉर्म में है, उस पर टेंशन बढ़ गई, वो ज्यादा ट्विस्ट होने लगा। तो उसकी टेंशन को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज ने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए डीएनए हेलिकेज के जस्ट ऊपर टोपोआइसोमरेज है, और उसने जो अपर पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन है, जहां से रेप्लिकेशन नहीं होनी है, बट वहां उसकी टेंशन को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज ने यहां पे टेंशन को कम कर दिया, इसको अपर पोर्शन पे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल 3 एंजाइम की बात हो गई। एंडोन्यूक्लियस जिसने सबसे पहली बार कट लगाया, फिर डीएनए हेलिकेज जो अंदर की तरफ जाकर के जिसने बॉन्ड्स, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटा, और फिर टोपोआइसोमरेज जिसने अपर पोर्शन में टेंशन को कम किया। 3 बातें बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सपोर्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, एसएसबीपी, ठीक है, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसने जो हमारा जो कटिंग जो हुआ है स्ट्रैंड, इसको एक्चुअली में रेप्लिकेशन फॉर्क की शेप देने में मदद करी, और इसको स्टेबल रखने में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन कट गया, ये वाला पोर्शन जब ऐसे खुल गया, तो खुलने के बाद ये वाला पोर्शन दोबारा से अपने आप को कोशिश करेगा बाइंड करने की। तो इसको बाइंड रखने की में मदद करी किसने, उसको सॉरी बाइंड बोल रहा हूं, सॉरी, इसको खोले रखने में मदद करी किसने, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये देखिए ब्लू कलर से यहां पे एसएसबीपी शो हो रहे हैं, ये देखिए दोनों तरफ इन्होंने इसको खोले रखा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि आगे आरएनए प्राइमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर आकर के बाइंड होता है, ताकि जो डीएनए क्या बोलते हैं आपका पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ये रेड कलर से डीएनए पॉलीमरेज, और ये रहा आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर आकर के बाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, जब आरएनए प्राइमर आएगा, तो आरएनए प्राइमर क्या करेगा कि एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज की को एक इनिशिएशन देगा, स्टार्टिंग देगा, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर आया, और आरएनए प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज को एक प्रकार से आप कह सकते हो इनिशिएशन पॉइंट दिला दिया कि लो भाई अब यहां से काम शुरू कर दो, अपने आप स्टार्टिंग करो, आप अपनी चेन बनाओ, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने जो सबसे पहला स्टेप आपने पढ़ा था, ठीक है, उस स्टेप में हमने देखा था जो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए थे, और जब वो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड बन गए थे, तो वो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड पकड़ के लाने शुरू करे, और यहां पे चेन के फॉर्म में उनको जोड़ना शुरू कर दिया। ये चेन के फॉर्म में जोड़ना शुरू कर दिया। ये कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' की तरफ काम करता है, ठीक है। तो 5' से 3' की तरफ लगातार एक चेन बनती चलेगी, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। 5' से 3' की तरफ चेन बनती चली गई। जो चेन बन गई, ठीक है, यानी कि न्यू स्ट्रैंड बन गई, ये स्ट्रैंड को बोल रहे हैं, देखिए, कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ के इधर की तरफ जो लिखे वो सब आपको समझ में आ गया। देखो टोपोआइसोमरेज लिखा हुआ है, काम समझ में आ गया। डीएनए हेलिकेज लिखा हुआ है, कटिंग करने का काम हो गया। उसके बाद आरएनए प्राइमर इनिशिएशन का काम हो गया, यानी स्टार्ट करवाएगा रिएक्शन को। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज को जैसे ही इनिशिएशन मिलेगा, स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है, उसने आगे चल करके अपना एकदम से चेन, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाया और अपनी एक चेन बनानी शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, और फाइनली बना लिया कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर वाली तरफ का तो बन गया, ठीक है। अच्छा, बट अब दूसरी तरफ रह गया, जो दूसरी तरफ है अदर हैंड। अब अदर हैंड में क्या हुआ कि आरएनए प्राइमर, ठीक है। अच्छा, वो क्या कर रहा है आरएनए प्राइमर। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर तो 5 से 3 की तरफ जाना था, 5 से 3 की तरफ, ठीक है। अब यहां से 5 से 3 की तरफ तो जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। तो यहां पर क्या होगा कि उसको आरएनए प्राइमर को यहां से उठ के यहां जाना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर यहां पर टुकड़ों टुकड़ों में जाकर के अपना काम करता है, ठीक है। फिर वहां पे टुकड़ों टुकड़ों में ही डीएनए पॉलीमरेज भी अपना काम करता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वो, मान लीजिए सपोज कीजिए वही वाली बात हो गई कि मेरी काबिलियत राइट हैंड से लिखने की है और अब आप मुझसे कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड से लिखो, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं इतना फ्लो में नहीं लिख पाऊंगा जितना फ्लो में मैं राइट हैंड से लिख पाऊंगा। तो वही काम हो रहा है आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज अगर 5' से 3' एंड की तरफ इजीली कर लेते हैं काम को। अब उनको इधर दूसरी तरफ करना था काम, तो उनको इस तरफ आना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर को इधर आना पड़ेगा। तो यहां पर आकर के वो टुकड़ों टुकड़ों में काम करते हैं। तो यहां पर आरएनए प्राइमर आके बाइंड हुआ, फिर आकर के बाइंड हुआ डीएनए पॉलीमरेज, तो एक छोटी चेन बनी, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए रेड कलर से मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ तो एक नई चेन बन गई। ये जो नया फ्रेगमेंट बना, एक्चुअली में इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए, ऐसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते चले गए, ठीक है। अच्छा, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनके बीच में गैप होता है, यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। अच्छा, तो ये इसीलिए क्योंकि ये गैप के साथ बन रहे हैं, इनको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड। इधर वाला तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड था, ये वाला कैसा बना है, डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बना है। अच्छा, ठीक है, ये तो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए इस तरफ और डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। अब बन तो गया है, अब ये जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में है तो इनको बाइंड कौन करेगा, ठीक है, इनको बाइंड करेगा। उसके लिए एक नया पिक्चर दिखा रहा था, इसको बाइंड करेगा डीएनए लाइगेज। आप समझ लीजिए वैसे ही कि डीएनए लाइगेज इसको बाइंड करने वाला है, क्योंकि डीएनए लाइगेज जो होता है वो एंजाइम होता है जो चिपकाने के काम आता है, बाइंड कराने के काम आता है। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे इधर वाली स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट है, उन फ्रेगमेंट्स को आपस में, फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे टुकड़े बने, ये टुकड़े फिर अनदर टुकड़ा, उनको आपस में जोड़ देगा। ये जुड़ते चले गए, ये जुड़ गई, ठीक है। अच्छा, तो फिर फाइनली इधर की स्ट्रैंड तो बनी हुई रखी थी, इधर भी एक और स्ट्रैंड बन गई, ठीक है। और फिर फाइनली दो डिफरेंट डीएनए बन गए, ठीक है। यही था डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डायग्राम था डीएनए रेप्लिकेशन का जो आपने समझा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।